हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। आपकी परीक्षा बहुत ही नजदीक है। बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस दोनों परीक्षाएं एकदम समझ लिए कि बस दरवाजे के पास खड़ी है, ठीक है, जो एकदम बहुत निकट है। और इन परीक्षाओं के लिए अब तक आपने अपनी पूरी समग्र जीएस की तैयारी कर ली होगी। समग्र जीएस की तैयारी और करंट अफेयर की तैयारी आपने कर ली है। करंट अफेयर के लिए हमारा जो एक्सप्रेस सीरीज चल रहा है करंट अफेयर का, ठीक है, उसका आप भरपूर फायदा उठा रहे हैं, अच्छे से लाभ उठा रहे हैं। बहुत लोग उसके नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, आप अटेम्प्ट करते हैं। सैकड़ों लोग उसमें डेली जुड़ते हैं। लाइव आप जुड़ सकते हैं 6 बजे, डेली शाम को 6 बजे इस टाइम हम लोग लाइव उसमें डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन आंसर डेली 50 से 55 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिए जाते हैं उसमें। और होगा क्या कि वो करंट अफेयर की तैयारी करवा देगा। सामान्य अध्ययन जो आपने अभी तक पढ़ा है, उनमें सामान्य अध्ययन में एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा होता है जो आपकी परीक्षाओं में जो बहुत माइन्यूट क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को आप गलत कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि हमारी जो ये सीरीज है ये 4 पार्ट में आएगी। जो समग्र सामान्य अध्ययन रिवीजन सीरीज है, ये 4 पार्ट में हम लेकर आएंगे। और यहाँ पर लगभग 400 ऐसे पॉइंट डिस्कस कर लिए जाएंगे 4 पार्ट में ही, जो आपके परीक्षा में आते ही आते हैं। आप जब भी पीवाईक्यू उठाएंगे, जो पॉइंट यहाँ स्लाइड लगे हुए जब आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसी स्लाइड को चुन चुन के यहाँ पे रखा गया है। और आपके एग्जाम के लिए ये एकदम समझ लीजिए कि ये वीडियो, जैसा थंबनेल में आप पढ़ रहे हैं कि ये वीडियो आपका प्रीलिम्स पास करवा सकता है, तो यकीन मानिए ये चारों पार्ट अगर आप देखते हैं तो सच में आपका प्रीलिम्स पास हो सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स पास होगा ही होगा, ये तो निश्चित हो जाता है। जो लोग यहाँ, होता क्या है कि लास्ट में आते आते लोगों को लगता है कि बहुत सी चीजें हम भूल रहे हैं। जो पढ़ता है वही भूलता है, ठीक है, ना पढ़ने वाला जो नहीं पढ़ता है ना, उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है देखा जाएगा। लेकिन जो पढ़ते हैं, होता क्या है, लास्ट टाइम आते आते जैसे बहुत सी चीजें हैं, हमको लगता है ये छूट रहा ये छूट रहा, लेकिन आपने जितनी तैयारी की है उस तैयारी के साथ साथ में इस रिवीजन सीरीज को आप जरूर देखिए। जो चारों पार्ट है, चारों पार्ट का लाभ उठाइए, आप परीक्षा पास करेंगे। और जिस दिन आपकी परीक्षा हो जाएगी, जिस दिन आपका परिणाम आएगा, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा कि सर ये रिवीजन सीरीज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और हमारा सिलेक्शन प्रीलिम्स हमारा पास हो गया, हम लोग मेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं समग्र सामान्य अध्ययन रिवीजन सीरीज पार्ट 1। चलिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विषयवार, इसमें जो विषयवार चीजें है ना, हम लोग इसमें सारी चीजें मिक्स में डिस्कस करेंगे। मिक्स में डिस्कस करने का मतलब क्या, भूगोल, इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, पॉलिटी, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था, साइंस, टेक्नोलॉजी, जितनी चीजें हैं, सब लोग जितनी चीजें हैं उन सबको बिंदुवार यहां से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है आपको लगे कि पॉलिटी चल रहा था फिर इतिहास आ गया, लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखे गए, ये सारे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट यहाँ पे शामिल किए गए हैं। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन क्या है। प्रमुख संसदीय समितियां, प्रमुख संसदीय समितियां, इसमें सबसे पहले देखते हैं लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब इसके बारे में कुछ चीजें रैपिड फायर तरीके से जानते हैं। इसका गठन 1921 में किया गया, सबसे पुरानी कमेटी है। कुल सदस्य कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। कार्यकाल कितना, 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। जो लोक लेखा समिति होता है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्य के द्वारा की जाती है। सामान्यतः जो विपक्ष के नेता होते हैं उन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, विनियोग, लेखा व सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है। विनियोग विधेयक जो होता है उसकी जांच करता है, लेखा की जांच करता है, तथा सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करने का कार्य लोक लेखा समिति का होता है। सीएजी इसकी बैठकों में भाग ले सकते हैं। जो सीएजी होता है, ठीक है, सीएजी लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को देती है, यानी कि लोकसभा जो लोक लेखा समिति है वो अपनी रिपोर्ट किसे देती है, लोकसभा स्पीकर को देती है। तो हमने यहाँ पे लोक लेखा समिति के बारे में जान लिया। अगली कमेटी कौन सी है, प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका गठन कब किया गया, 1950 में इसका गठन किया गया। जॉन मथाई की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था, जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है, प्राक्कलन कमेटी है। कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, सभी सदस्य प्राक्कलन समिति में जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। कार्यकाल कितना, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, सामान्यतः सत्ताधारी पार्टी से ही। इसमें जो अध्यक्ष होता है वो सामान्यतः सत्ताधारी पार्टी से। जैसे लोक लेखा समिति जो होती है उसमें विपक्ष का नेता, विपक्ष का जो विपक्षी पार्टी का होता है वो अध्यक्ष बनता है, लेकिन जो प्राक्कलन समिति है उसमें जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अध्यक्ष बनते हैं इसमें, उसी पार्टी से। आगे बात करें, मितव्ययिता, कार्यकुशलता व प्रशासन में सुधार संबंधी जांच करना इस कमेटी का मुख्य कार्य होता है। तो यहां पे हमने प्राक्कलन समिति के बारे में जान लिया। आगे देखते हैं
सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति के बारे में जाने तो इसका गठन कब? 1964 में इसका गठन किया गया था। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर, किस कमेटी की सिफारिश पर सरकारी समिति का गठन किया गया था? सरकारी उपक्रम समिति तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर किया गया था। कुल सदस्य कितने होते हैं इसमें? 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। कार्यकाल कितना? 1 साल का कार्यकाल होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, ठीक है, जो इसके अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आगे बात करें तो सरकारी उपक्रम के संदर्भ में सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना इसका मुख्य कार्य होता है, ठीक है। मुख्य कार्य क्या होता है? सरकारी उपक्रम के संदर्भ में सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में चर्चा होने लगी। तो नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है, कि प्रकृति पर विभिन्न विचार, जो नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएसपी है, उन पे जो विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं, उन विचारों के बारे में जान लेते हैं कि किसने क्या कहा है। आर्थिक क्षेत्र का समाजवाद किसके द्वारा कहा गया है? ये परीक्षा में पूछा जाता है ये चीजें, ठीक है। तो आर्थिक क्षेत्र का समाजवाद पणिकर के द्वारा कहा गया है, ठीक है। जो पणिकर थे, के.एम. पणिकर, उनके द्वारा कहा गया है कि जो डीपीएसपी है वो आर्थिक क्षेत्र का समाजवाद है। आर्थिक लोकतंत्र किसके द्वारा कहा गया है डीपीएसपी को? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। नैतिक उपदेश किसने कहा है डीपीएसपी को? तो बी.एन. राव, ठीक है, बी.एन. राव जो थे संवैधानिक सलाहकार जो थे बी.एन. राव, उनके द्वारा नैतिक उपदेश कहा गया है कि डीपीएसपी जो है वो नैतिक उपदेश की तरह है। नैतिक आर्थिक सिद्धांत किसने कहा है? जे.एन. जोशी ने कहा है। वहीं पर पुण्य आकांक्षा किसने कहा है डीपीएसपी के संदर्भ में? जेनिंग्स, ठीक है, आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया है कि जो डीपीएसपी है वो एक पुण्य आकांक्षा है। आगे बात करें, सामाजिक क्रांति की प्राप्ति किसके द्वारा कही गई है? ऑस्टिन के द्वारा कही गई है। ऐसा चेक जिसे बैंक सुविधा अनुसार भुनाएगा किसने कहा था? के.टी. शाह ने कहा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जब खोलेंगे तो उसमें देखेंगे ये चीजें पूछी जा चुकी हैं। आगे देखें, संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्था किसने कहा था? तो एल.एम. सिंघवी ने कहा था। एल.एम. सिंघवी के द्वारा कहा गया है कि जो डीपीएसपी है वो संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्था है। आगे बात करें, भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर किसने कहा था? टी.टी. कृष्णमाचारी के द्वारा कहा गया था कि जो डीपीएसपी है भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है, ठीक है। लक्ष्य एवं आकांक्षाओं की घोषणा पत्र किसके द्वारा? के.सी. वेयर के द्वारा कहा गया है। जो के.सी. वेयर थे उन्होंने कहा था कि लक्ष्य तथा आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र है डीपीएसपी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीपीएसपी पे विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं विभिन्न विद्वानों के द्वारा, उनके बारे में चर्चा कर ली। चलिए आगे देखते हैं, लखनऊ अधिवेशन के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लखनऊ अधिवेशन पे आ गए। लखनऊ अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए, अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। गरम दल व नरम दल का समन्वय हुआ था यहीं पर, ठीक है, किसके सहयोग से? एनी बेसेंट के सहयोग से। आगे देखें, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था, इसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। लखनऊ समझौता जो हुआ था वो किसके बीच था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता हुआ था उसको लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता था। जो गरम दल नरम दल विभाजन हो गया था, ठीक है, 1907 में, तो उस वही क्या होता है 1916 में पुनः एक हो जाते हैं, एक मंच पे आ जाते हैं एनी बेसेंट के सहयोग से। इस समझौते को कराने में तिलक का महत्वपूर्ण भूमिका था। जो लखनऊ समझौता था इसको करवाने में तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब यहाँ पे कुछ नोट लिखा हुआ है, नोट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछा जा चुका है एग्जाम में। लखनऊ समझौते के बाद सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत की संज्ञा दी थी, ठीक है। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत किसने कहा था? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सरोजिनी नायडू ने कहा था। याद रखना कब कहा था? तो जो लखनऊ समझौता हुआ था उसी के बाद कहा था। और जो सम्मेलन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसी अधिवेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ठीक है। ये नारा कब दिया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में दिया गया था। किसके द्वारा? तिलक के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो लगे हुए हैं पॉइंट, ये सारे पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। अब आइए पाकिस्तान प्रस्ताव के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। 1930 मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की मांग की गई थी। 1930 में जो इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की मांग की गई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई थी। 1933 में नाउ एंड नेवर पंपलेट में चौधरी रहमत अली द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस में भी, एमपी पीसीएस में भी, कि सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। 1933 में पंपलेट छापा था नाउ एंड नेवर के नाम से, ठीक है। 1940 के लाहौर अधिवेशन में पृथक पाकिस्तान का प्रस्ताव लाया गया था। कब लाया गया था? 1940 का जो लाहौर अधिवेशन था वहीं पर पृथक पाकिस्तान की सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी लाहौर अधिवेशन की? तो जिन्ना के द्वारा अध्यक्षता की गई थी लाहौर अधिवेशन की। वहीं प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, ठीक है। जो प्रस्ताव था पाकिस्तान का
तो पाकिस्तान का प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? सिकंदर हयात खान के द्वारा। यह पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। फजलुल हक के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था और खजीमुल्लाह के द्वारा इसको प्रस्ताव का समर्थन दिया गया था। तो इतने पॉइंट जो है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है पाकिस्तान प्रस्ताव से संबंधित। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं भारत के स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, कुछ चीजें जान लेते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उनको देखते हैं। यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE, ठीक है, BSE जो है ये एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई इसके बारे में जान लीजिए। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है। BSE के सूचकांक को क्या कहते हैं? सेंसेक्स कहते हैं। सेंसेक्स से आप परिचित हैं। वहीं अगर हम देखें BSE सेंसेक्स में कितनी कंपनियां शामिल है, तो 30 कंपनियां शामिल है BSE सेंसेक्स में। वहीं अगर हम देखें, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में 2022 का जो पीवाईक्यू था उसमें पूछा गया था कि BSE ग्रीनेक्स सूचकांक में कितनी कंपनियां शामिल है, तो 25 कंपनियां शामिल है। ठीक है, जो सेट बी था 2022 में, 2022 का जब आप पेपर देखेंगे यूपी PCS का, उसमें जो सेट बी था, सेट बी का पहला क्वेश्चन यही था। ठीक है, और BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसका मुख्यालय कहां पे, हेडक्वार्टर कहां पे, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने देख लिया। आगे देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ चीजें आप यहां पे वो रिपीट हो गई है स्लाइड। आगे देखें, प्रमुख वैदिक कालीन अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, हमने देख लिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट थी एग्जाम के लिए, उनको देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख वैदिक कालीन अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। भागदूत, ठीक है, भागदूत क्या कहा जाता था? जो वैदिक कालीन अधिकारी है भागदूत कौन होते थे? तो राजस्व कर जमा करने वाले अधिकारी होते थे। ठीक है, छत्ता किसको कहते थे? तो द्वारपाल को छत्ता कहा जाता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था। वावाता किसको कहा जाता? जो प्रिय रानी होती थी उसको वावाता कहा जाता था। सूत क्या होता था? जो रथ सेना का प्रमुख या राजकीय कवि होता था वो सूत। ठीक है, जैसे जो सूत होते थे रथ चलाने वाले, ठीक है, उसी प्रकार आप समझ सकते हैं सूत से जो रथ सेना का प्रमुख होता था उसको सूत कहा जाता था। ठीक, वाज्रपति चरागाहों का प्रधान होता था। वहीं पर स्पष्ट कौन होता था? तो ये गुप्तचर होता था। उपस्थिति या इम्य कौन होता था? राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी जो होते थे उनको उपस्थित या इम्य कहा जाता था। ठीक है, तो ये हो गए वैदिक कालीन प्रमुख अधिकारी। ठीक है, इनके बारे में आपने पढ़ लिया। आगे देखते हैं अशोक के तृतीय शिलालेख में उल्लेखित पदाधिकारी, जो अशोक का तृतीय शिलालेख है, ठीक, तो तृतीय शिलालेख में उल्लेखित पदाधिकारी कौन कौन से हैं, उन पदाधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। प्रादेशिक का उल्लेख है, जो तृतीय शिलालेख है, ठीक है, युक्त रज्जुक तथा प्रादेशिक का उल्लेख किस शिलालेख में किया है? अशोक ने तृतीय शिलालेख में किया है। यह क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। प्रादेशिक मंडल का प्रधान होता था, वर्तमान मंडलायुक्त के समान, जो वर्तमान में मंडलायुक्त होते हैं उन्हीं के समान है। ठीक है, इसे न्यायिक कार्य भी करना होता था। ठीक है, जो प्रादेशिक होता था वो न्यायिक कार्य भी कर सकता था। रज्जुक होते थे वर्तमान जिलाधिकारी के समान, राजस्व एवं न्यायिक कार्य इसका मुख्य होता था। ठीक है, इसको राजस्व और न्यायिक का कार्य करना होता था। वहीं पर अगर हम बात करें युक्त की, तो युक्त या युक्ति राजस्व वसूलना तथा उसका लेखा जोखा रखना। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णयों को लिपिबद्ध करना इसका कार्य होता था तथा इन निर्णयों को मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत करना जो युक्ति होता था उनका कार्य होता था। अब अगर जो हम क्रम के अनुसार बात कर ले, ठीक है, तो क्रम हायरार्की में बात करें तो सबसे ऊपर प्रादेशिक होता था, फिर रज्जुक होता था और फिर उसके बाद में युक्त होता था निचले स्तर पे, जिला स्तर पे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। भले ही अब पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन अभी भी भर भर के पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पंचवर्षीय योजनाएं, अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसकी अवधि क्या थी? अवधि देख लेते हैं 1951 से 1956 तक। कब तक? 1951 से 56 तक इसकी अवधि थी। किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। वर्ष 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट था उसको देख लिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। अवधि क्या है? 1956 से लेके 1961 तक इसकी अवधि है। पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित था। भारी उद्योगों पर बल दिया गया। पहली में कृषि पर बल दिया गया, दूसरी में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। और जो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में संयंत्र है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही लगाए गए थे, स्थापित किए गए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे देखते हैं
तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि कितनी, 1961 से 1966 तक। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। कौन से मॉडल पर, जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था तृतीय पंचवर्षीय योजना। कृषि व उद्योग दोनों पर बल दिया गया। बोकारो की जो स्थापना हुई थी ना, बोकारो संयंत्र की, वो कब हुई थी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। इस योजना के दौरान कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, कृषि में नकारात्मक वृद्धि सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी। आगे बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना। अब चौथी पंचवर्षीय योजना का अगर जो हम वो देखें टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो इसको देखते हैं 1969 से 1974 तक। गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति व स्थिरता के साथ आर्थिक विकास पर बल दिया गया। कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। वहीं हम बात करें विकास केंद्र उपागम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। परीक्षा में पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, ठीक है, कि विकास, जब पीवाईक्यू आप देखेंगे उसमें पूछा गया है कि विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, स्वयं पोषित विकास को अपनाया गया। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसी के दौरान स्वयं पोषित विकास को अपनाया गया तथा इसी के दौरान 1971 में गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आगे देखें पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, गरीबी हटाओ का जो नारा था वो चौथी में दिया गया था, गरीबी उन्मूलन का जो नारा था पांचवी में दिया गया था। याद रखना अवधि कब है पांचवी की, 1974 से 1978 तक की इसकी अवधि है। गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता, ठीक है, पर आधारित थी पांचवी पंचवर्षीय योजना। आगे बात करें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974 में शुरू किया गया था। ठीक है, जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्टार्ट किया गया था। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जो काम के बदले अनाज योजना थी वो 1977-78 में इसी दौरान शुरू की गई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अंत्योदय कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1977-78 में हुई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। इसी के दौरान आपातकाल लगाया गया। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसी के दौरान आपातकाल लगाया गया था। ये योजना जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पहले ही पूर्ण हो गई थी। ठीक है, अब आगे हम बात करें छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में जान लें तो गरीबी उन्मूलन व रोजगार में वृद्धि पर बल दिया गया। गरीबी उन्मूलन व रोजगार में वृद्धि पर बल दिया गया। 1980 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP की शुरुआत हुई थी। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान IRDP की शुरुआत होती है। 1982 में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत होती है। यूपी PCS 2018 के पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1982 में हुई थी। याद रखना, ठीक है, महिला एवं बाल विकास जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1982 में। यूपी PCS 2018 के पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे देखें सातवीं पंचवर्षीय योजना। जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है इसकी तिथि कब थी, अवधि कब थी, तो 1985 से 1990 तक की इसकी अवधि थी। भोजन, काम एवं उत्पादकता इसमें नारा दिया गया था। क्या नारा था, भोजन, काम व उत्पादकता इसका नारा था। 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही 1987 में स्टार्ट किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, वही 1989 में जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट किया गया था सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो अवधि क्या है, 1992 से 1997 तक किसकी अवधि है, मानव विकास पर बल दिया गया। 1993 में PM रोजगार योजना स्टार्ट की गई थी। 1993 में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी, 1993 में, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आगे बात कर ले मैला ढोने की प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक, किस पंचवर्षीय योजना के तहत मैला ढोने की प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्ति का लक्ष्य रखा गया था, तो मैला ढोने की प्रथा का पूर्ण रूप से समाप्ति का लक्ष्य जो रखा गया था वो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रखा गया था। आगे बात कर ले नौवीं पंचवर्षीय योजना। अवधि कब है, 1997 से 2000 तक किसकी अवधि है। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया। किस पर, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल दिया गया। कौन सी परियोजना में, तो जो नौवीं पंचवर्षीय परियोजना थी उसमें। आगे देखें वित्तीय क्षेत्र को योजना का अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। यानी कि वित्तीय क्षेत्रक जो है इनको योजना के प्रमुख अंग के रूप में शामिल किया गया नौवीं पंचवर्षीय योजना में। महिला अंश योजना का प्रारंभ नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही किया गया था। अब आते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक,
2002 से लेकर 2007 तक। क्या था इसका वो? तो गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना इसका लक्ष्य था। 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय जो है, ठीक है, उसको दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, ऐसा कहा गया है। आगे देखें, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? ठीक, तो 2007 से 2012 तक तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर बल दिया गया। शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 8 नए IIT की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 के बीच तक था। तीव्र अधिक समावेशी धरणीय विकास पर बल दिया गया। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों हेतु 4% वृद्धि का अनुमान रखा गया। सामाजिक सेवाओं पर सर्वाधिक व्यय 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या है? स्पेस से जुड़े प्रमुख संस्थान। स्पेस से जुड़े प्रमुख संस्थान उनको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पे है? पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग में भी ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहां पे है? ये देहरादून में है, याद रखना कहां पे है, देहरादून में है। ठीक है, आगे बात करें, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहां पे? ये हैदराबाद में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहां पे है? अहमदाबाद में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो कहां पे है? बेंगलोर में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पे है? तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम केरल। ठीक है, आगे देखें, इसरो के मास्टर कंट्रोल सुविधा कहां पे? हासन। हासन जिला कर्नाटक में अवस्थित है इसरो का मास्टर कंट्रोल सुविधा। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पे है? तिरुवनंतपुरम में है। वहीं पर अगर हम बात करें, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पे है? श्रीहरिकोटा में है। ठीक है, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। तो यहाँ पे स्पेस से जुड़े प्रमुख भारतीय संस्थानों के बारे में हमने चर्चा कर ली और ऐसे क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछे जा चुके हैं PYQ में और फिर से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय। हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार बौद्ध धर्म, जैन धर्म इंपॉर्टेंट है, तो उसी प्रकार मौर्य वंश भी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और मौर्य वंश में अशोक सबसे ज्यादा परीक्षा के लिए उपयोगी है। बात कर लेते हैं, पहले शिलालेख में क्या कहा गया है? पशु बलि की निंदा की गई है पहले शिलालेख में, आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे आप रिवाइज कर सकते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है? मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किसमें किया गया है? द्वितीय शिलालेख है उसमें किया गया है। तृतीय शिलालेख में, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि इसमें राजकीय अधिकारियों, अब राजकीय अधिकारी कौन? युक्त रज्जुक प्रादेशिक का उल्लेख किसमें किया गया है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया है और आदेश दिया गया है कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत राज्य का दौरा करें। चौथे में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किस शिलालेख में? चौथे शिलालेख में की गई है। ठीक है, याद रखना। पांचवें में देखें, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात किस शिलालेख में कही गई है? तो अशोक का जो 5वां शिलालेख है उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। छठा शिलालेख जो है किससे संबंधित है? आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है छठे शिलालेख में। 7वां व 8वें शिलालेख में क्या कहा गया है? अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया। अशोक की तीर्थ यात्राएं हैं, ठीक है, कि अपने राज्यकाल के, अपने जो राज्याभिषेक था, राज्याभिषेक के कितने वर्षों बाद श्रावस्ती की यात्रा की, कितने वर्षों बाद लुम्बिनी की यात्रा की, इन सब का उल्लेख कहां पे? जो 7वां और 8वां शिलालेख है उन्हीं में है। 9वें में देखें तो सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। जो 9वां शिलालेख है उसमें अशोक के द्वारा सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बात कर ले। 10वें शिलालेख में क्या है? अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। ऐसा उपदेश किस शिलालेख में दिया गया है? 10वें में दिया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, जो पूछा गया है किम चो धम्मो, तो किम चो धम्मो, तो उसी का जो व्याख्या है वो जो 11वां शिलालेख है उसमें किया गया है। 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है 13वां शिलालेख। 13वें शिलालेख से संबंधित क्वेश्चन यूपी PCS 2022, ठीक है, कि पेपर में सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछा था कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? सबसे पहले यही क्वेश्चन सेट सी का शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन एवं 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख, ठीक है, जहां उसने अपने धम्म प्रचारक भेजे थे, इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। 14वें शिलालेख के बारे में जान लेते हैं। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है अपने 14वें शिलालेख के माध्यम से। तो जितने भी अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं और जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सब पे हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। आगे देखते हैं, अगला क्या है?
ऊर्जा या करंट के परिवर्तन करने वाले डिवाइस, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, जो ऊर्जा होता है, ऊर्जा या करंट का परिवर्तन करने वाला डिवाइस, विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत मोटर के द्वारा किया जाता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की क्रिया पर आधारित होता है। डायनमो की बात करें तो डायनमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वहीं पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उस पर डायनमो आधारित होता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आगे बात करें, जो रेक्टिफायर होता है, रेक्टिफायर एसी करंट को डीसी में बदलता है। ठीक, जो रेक्टिफायर होता है वो एसी को, जो अल्टरनेट करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है। वही इन्वर्टर जो होता है वो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, यानी कि जो डायरेक्ट करंट है उसको अल्टरनेट करंट में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी वोल्टेज का अपचयन, ठीक है, उपचयन या अपचयन करता है। जो एसी वोल्टेज होता है उसका अपचयन या उपचयन करने का कार्य किसका होता है? ट्रांसफार्मर का होता है। तो यहाँ पे जो प्रमुख डिवाइस है और वो ऊर्जा का परिवर्तन किस रूप में करते हैं उनके बारे में जान लिया। फिजिक्स से संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पे टॉपिक है। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगर। अब ये यूपी स्पेशल से संबंधित पॉइंट है, यूपी स्पेशल से संबंधित पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के 10 लाखी नगर कौन कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू है, पूछा जा चुका है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में। तो 7 10 लाखी नगर है, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। याद रखना 10 लाखी नगर कौन कौन से है उत्तर प्रदेश में? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का 10 लाखी नगर नहीं है, या तो ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में कितने 10 लाखी नगर है, तो 7 10 लाखी नगर है और ये लिस्ट याद रखना, इतने ही 10 लाखी नगर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी कौन कौन से है। ठीक, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी में सम्मिलित जिले 10 जिले सम्मिलित, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, झांसी। ठीक है, जो भारत सरकार का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, भारत सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अन्य शहरों को भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया गया, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ भारत सरकार की जो उत्तर प्रदेश जो भारत सरकार की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत जो 10 शहरों को शामिल किया गया था उनकी बात यहाँ पे हो रही है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़ और झांसी को स्मार्ट सिटी के रूप में भारत सरकार के द्वारा विकसित किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब जनसंख्या से संबंधित एक टॉपिक है जनघनत्व, इंपॉर्टेंट है। जनघनत्व से रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया है। शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात कर ले 2011 के अनुसार, तो सबसे ज्यादा राज्य की बात कर रहा हूं, केंद्र शासित प्रदेश की नहीं। ठीक है, वहां पे दिल्ली हो जाएगा। अगर देखें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। दूसरे नंबर पर देखें तो पश्चिम बंगाल का, तीसरे नंबर पे केरल का और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का है। वही हम न्यूनतम जनघनत्व की बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद मिजोरम में है, फिर उसके बाद सिक्किम में है और चौथे नंबर पे बात करें तो नागालैंड में है। ठीक है, तो ये 4 है सबसे ज्यादा जो न्यूनतम जनसंख्या वाले, न्यूनतम जनघनत्व वाले व अधिकतम जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन से, उन पे हमने चर्चा कर ली। आगे देखें प्रमुख पत्रिकाएं। ठीक है, पत्रिकाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो स्लाइड लगी हुई है ना वो पीवाईक्यू पर आधारित है, और ऐसे ही जो क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो आप स्किप कर देते हैं या भूल जाते हैं, आपसे गलत हो जाते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत ना हो इसी वजह से ये सीरीज लाई जा रही है। जो सुधारक पत्रिका है किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सुधारक पत्रिका। काल पत्रिका शिवराम महादेव परांजपे के द्वारा जो काल पत्रिका है वो निकाली जाती थी। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, बीपीएससी में आ चुका है पीवाईक्यू 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो सर्च लाइट पत्रिका है किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा निकाली जाती थी। जस्टिस पत्रिका टीएम नायर, ठीक है, टीएम नायर के द्वारा जस्टिस पत्रिका। युगांतर पत्रिका जो है भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा ये पत्रिका निकाली जाती थी। कौमी आवाज किसके द्वारा? पंडित पीटी नेहरू के द्वारा। ठीक है, पंडित नेहरू के द्वारा कौमी आवाज। और वहीं पर प्रभात अखबार जो था एनसी केलकर के द्वारा। ठीक है, स्वराज टी प्रकाशम के द्वारा। मूक नायक भीमराव अंबेडकर के द्वारा। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद के द्वारा। तो यहां पे पत्रिकाएं देख लीजिए कौन सी पत्रिका किसके द्वारा निकाली जाती थी। आगे हम बात कर ले भाषा संबंधी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो 2021 का आरओ का एग्जाम हुआ था। ठीक है, आरओ का एग्जाम जो 2021 का हुआ था
उसमें यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, ठीक है, 1967 का में जो संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन, उसमें सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, किस संशोधन के द्वारा? 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को संविधान में शामिल किया गया था। वहीं अगर हम बात करें 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को, ठीक है, कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और यही क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, आगे बात कर ले 92वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा कौन से? संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली, ठीक है, कथन कारण करके यही पॉइंट दोनों पूछ लिए थे घुमा फिरा के। ठीक है, तो याद रखना 92 जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके द्वारा कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी? संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए 8वीं अनुसूची में आगे बात कर ले पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां। ठीक, एक क्वेश्चन हर साल यहां से पूछा जाता है, तो पंचायती राज से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उन समितियों के बारे में चर्चा कर ले। बलवंत राय मेहता समिति कब? 1957 में गठित किया गया था। पूछता कैसे है? एक तरफ समिति दे देगा, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष दे देगा। तो याद रखना बलवंत राय मेहता समिति जो है वो 1957 में स्थापित की गई। सादिक अली समिति जो है वो 1964 में स्थापित की गई। अशोक मेहता समिति 1977 में। हनुमंत राव समिति 1983 में। JVK राव समिति 1985 में। ML सिंघवी समिति 1986 में। केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित सरकारी आयोग का गठन कब किया गया? तो 1988 में किया गया। PK थुंगन समिति 1988 में गठित की गई। वहीं पर हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में। तो यहाँ पे जो पंचायती राज से संबंधित केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो कमेटियां थी उन पे हमने चर्चा कर ली। दोनों कमेटियां यहाँ पे सम्मिलित है, पंचायती राज वाली भी और केंद्र राज्य संबंधों वाली समितियों पर भी चर्चा कर ली। ठीक है, जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, बेसिकली यहाँ पे हेडिंग में महत्वपूर्ण समितियां होना चाहिए, पंचायती राज लिख गया है, तो यहाँ पे सारी कमेटियां हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, सारे PYQ में पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना पंचायती राज से संबंधित, और ये क्वेश्चन पंचायती राज आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है हर साल के पेपर में, या तो समितियों का पूछ लेगा या आर्टिकल पूछ लेगा। आर्टिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता ही है। तो आर्टिकल 243D किससे संबंधित है? ये आरक्षण से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 243I किससे संबंधित है? तो पंचायतों के लिए वित्त आयोग, जो पंचायतों के लिए वित्त आयोग है उसे संबंधित है। पंचायतों के वित्त आयोग का जिक्र किसमें किया गया है? आर्टिकल 243I में किया गया है। वहीं आर्टिकल 243K में क्या उल्लेखित है? तो 243K में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 243ZD में क्या है? जिला योजना समिति, जो जिला का योजना समिति है उसका जिक्र किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 243ZD में इसका उल्लेख किया गया है। वहीं आर्टिकल ZE में महानगरीय योजना समिति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, डी में जिला और ई में महानगरीय। तो यहाँ पे जो पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उनको डिस्कस कर लिया। अब पंचायती राज को अपनाने वाले राज्य सर्वप्रथम कौन? तो सबसे पहले राजस्थान और फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश। पंचायती राज प्रणाली जो है उसको अपनाने वाला पहले राज्य कौन थे सर्वप्रथम? तो राजस्थान पहला था, आंध्र प्रदेश दूसरा है। वहीं अगर हम बात कर लें 73वें संविधान संशोधन को अपनाने वाला प्रथम राज्य, ठीक है, पंचायती राज को बात नहीं हो रही है, पंचायती राज को अपनाने वाला तो सबसे पहला राजस्थान, फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश था। हम यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, तो 73वें संविधान संशोधन को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखें। वेदांत दर्शन में उनके मतों के विकास हुआ जो निम्न प्रकार है। वेदांत दर्शन में जो महत्वपूर्ण मत है उनको देख लेते हैं। पहला देखें अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? शंकराचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद का संबंध किससे है? स्वामी रामानुजाचार्य से है। द्वैतावाद का संबंध किससे है? ठीक, तो द्वैतवाद का संबंध मध्वाचार्य से है। वहीं द्वैतवाद का संबंध किससे है? निम्बार्क या निम्बार्काचार्य से है। निम्बकाचार्य या निम्बार्क इनको आप कहते हैं। शुद्ध द्वैतावाद का संबंध किससे है? तो वल्लभाचार्य से है। तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। 2021 के यूपी पीसीएस के PYQ में तथा 2022 के PYQ में क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखना अद्वैतवाद का संबंध शंकराचार्य से, विशिष्ट द्वैतवाद का संबंध रामानुजाचार्य से, द्वैतवाद का संबंध मध्वाचार्य से, द्वैतवाद का संबंध निम्बकाचार्य से तथा शुद्ध द्वैतवाद का संबंध वल्लभाचार्य से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संप्रदाय एवं प्रवर्तक के बारे में जान लेते हैं। जो निम्बार्क है सनक संप्रदाय के प्रवर्तक है। एक तरफ पूछता कैसे है ये, एक तरफ
संप्रदाय दे देगा, दूसरे तरफ जो प्रतिपादक है उनका नाम दे देगा। तो याद रखना, प्रवर्तक जो है निम्बार्क है सनक संप्रदाय के प्रवर्तक, रामानुज श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है, स्वामी हरिदास जो है वो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक है, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक है, विष्णु स्वामी कौन है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक है। तो महत्वपूर्ण संप्रदाय और उनके प्रवर्तकों के बारे में हमने देख लिया। आगे देखें, विजयनगर की यात्रा करने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे एक तरफ यात्री दे रखा है, बीच में किस देश से संबंधित है वो दे रखा है, और किस शासक के शासन काल में विजयनगर की उन्होंने यात्रा की उसके बारे में दे रखा है। तो देखते हैं, अबू अब्दुल्लाह या इब्न बतूता, ठीक है, अबू अब्दुल्लाह और इब्न बतूता किसके कहां से थे, तो मोरक्को से थे। हरिहर प्रथम के दरबार में ये गए थे। निकोलो कोंटी इटली का था और देवराय प्रथम के दरबार में गया था। अब्दुल रज्जाक फारस का था, देवराय द्वितीय के दरबार में गया था। डिमंगो पायस जो था पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के दरबार में गया था, ठीक है। वहीं बारबोसा की बात करें, पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के दरबार में गया था। और नुनीस जो था वो पुर्तगाली था, वो भी अच्युत देव राय के दरबार में गया था। तो यहाँ पे एक तरफ शासक दे रखा है और दूसरी तरफ यात्री दे रखा है, बीच में किस देश का वो यात्री निवासी था इसके बारे में जिक्र किया गया है, जो जिन्होंने विजयनगर राज्य की यात्रा की थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, चाणक्य के अर्थशास्त्र में वर्णित 18 तीर्थ यानी कि महामात्र जो है उनके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री और पुरोहित, ठीक है, ये पहले है। समाहर्ता राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था। सन्निधाता जो होता था वो जो राजकीय कोषाध्यक्ष है उसके अध्यक्ष को कहा जाता था सन्निधाता। सेनापति युद्ध विभाग का प्रधान होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा कौन, फौजदारी यानी कि कंटक शोधन न्यायालय का न्यायाधीश होता था उसको प्रदेष्टा कहा जाता था। नायक जो होता था या युद्ध की सेना का नेतृत्व करता था। कर्मांतिक होता था, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। व्यवहारिक कौन होता था, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश होता था। मंत्रिमंडलीय अध्यक्ष कौन होता था, जो मंत्री परिषद होता था उसका अध्यक्ष मंत्रिमंडलीय अध्यक्ष के नाम से जाना गया है 18 तीर्थों में या 18 महामात्रों में। आगे बात करें, दंडपाल सेना की सामग्री को एकत्रित करने वाले अधिकारी को दंडपाल कहा जाता था। अंतापाल किसको, सीमा दुर्ग के रक्षक को, जो सीमावर्ती दुर्ग है उनके रक्षक को अंतापाल। दुर्गपाल देश के अंदर के दुर्गों के रक्षक को दुर्गपाल कहा जाता था। नागरक किसको कहा जाता, नगर का प्रमुख अधिकारी होता था उसको नागरक कहा जाता था। प्रशस्ता किसको कहते थे, जो राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने के लिए एक राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को प्रशस्ता कहा जाता था। द्वारिक या द्वारपाल राजमहलों की देखरेख करने वाले प्रमुख अधिकारी को द्वारिक या द्वारपाल कहा जाता था। अंतर्वर्षिक किसे कहा जाता था, राजा के अंगरक्षक के प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था। आटविक किसको कहा जाता था, तो आटविक जो वन विभाग का प्रधान अधिकारी होता था उसको आटविक कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 18 महामात्र है चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र में उल्लेखित उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। जो मौर्य काल था, मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी या अध्यक्षों के बारे में चर्चा कर ले। पड़या अध्यक्ष किसको कहा जाता था, जो वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। एक तरफ अध्यक्ष का नाम दे देगा और एक तरफ जो उनका पद है पद के बारे में दे देगा, ठीक है, या किसको कहा जाता था उसके बारे में दे देता। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस में 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बीपीएससी में भी लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैच द फॉलोइंग से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, पड़या अध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। पोतवा अध्यक्ष जो मापतौल अध्यक्ष होता था वो पोतवा अध्यक्ष होता था। सबसे कंफ्यूजिंग यही है और यही पूछता भी है आपसे एग्जाम में, ठीक है। जो पोतवा अध्यक्ष है वो किसको कहा जाता था, आप पोत से समझते हैं जहाज, लेकिन पोतवा अध्यक्ष मापतौल का अधिकारी। सुराध्यक्ष आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। जो आबकारी विभाग है उसका अध्यक्ष सुराध्यक्ष होता था। सूनाध्यक्ष बूचड़खाने का अध्यक्ष। विविता अध्यक्ष चारगाहों का अध्यक्ष होता था। वहीं पर आकराध्यक्ष कौन होता था, खान विभाग का अध्यक्ष होता था, उसको आकराध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे अध्यक्षों के बारे में देख लिया, जो प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी होते थे उनके बारे में जान लिया। आगे देखिए, विश्व के प्रमुख मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ मरुस्थल का नाम दे रखा है, एक तरफ देश या क्षेत्र दे रखा है। तो जो अरब प्रायद्वीप है वहां पे कौन सा मरुस्थल, नेफद मरुस्थल तथा रूब अल खाली, कौन सा, रूब अल खाली तथा नेफद मरुस्थल कहाँ पे, अरब प्रायद्वीप में। पूर्वी ईरान में दस्ते लूट, ठीक है। एक तरफ ये क्वेश्चन किस तरह पूछता है मैं आपको बता दूं, मैच द फॉलोइंग में ही ये क्वेश्चन पूछता है, या तो डायरेक्ट पूछ लेता है वन लाइनर में, या तो मैच द फॉलोइंग में पूछता है। तो याद रखना, पूर्वी ईरान में दस्ते लूट मरुस्थल, दक्षिणी ईरान में दस्ते कबीर, नामीबिया में नाबिम मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी सिम्पसन तथा गिब्सन, यानी कि गिब्सन सिम्पसन तथा सैंडी मरुस्थल कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। उत्तरी चिली में बात करें, अटाकामा मरुस्थल कहां पे है, उत्तरी चिली में है।
कैलिफोर्निया अमेरिका में मोजोवे महावे मरुस्थल, वहीं पर चीन में अगर हम बात करें तो तकला मकान मरुस्थल है वो चीन में अवस्थित है। ठीक है, आगे बात कर ले, एरिजोना और कैलिफोर्निया में कौन सा सोनारन मरुस्थल जो है वो एरिजोना और कैलिफोर्निया यूएसए में अवस्थित है। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल है, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, तुर्कमेनिस्तान में कराकुम मरुस्थल है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप में जो सबसे बड़ा मरुस्थल जो विश्व का है वो कौन सा है, सहारा अफ्रीका महाद्वीप में। कितने देशों में, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मार्टिनिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनिशिया, मिस्र और मोरक्को, इतने देशों में फैला हुआ है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है कि किन देशों में फैला हुआ है, और सबसे ज्यादा किस देश में फैला हुआ है, अल्जीरिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, सहारा मरुस्थल। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख लीजिए किन किन देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और ये देश ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश में अफ्रीका महाद्वीप का अफ्रीका जो महाद्वीप का सहारा मरुस्थल उसका विस्तार किस देश में नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा किन किन देशों में है। चलिए आगे बात कर ले विटामिन। अब यहाँ पे विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। विटामिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी के सेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन है, मानव शरीर है, उनसे संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अब एक तरफ विटामिन दे रखा है और दूसरी तरफ संबंधित रोग दे रखा है। विटामिन ए रेटिनॉल कहा जाता है, होता क्या है, एक तरफ विटामिन का नाम दे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, और उसका जो नाम होता है वो नाम दे देता है। मैच द फॉलोइंग में ऐसे भी आप याद रखना, जो विटामिन है विटामिन ए है, इससे रतौंधी होता है, बेसिकली यही पूछा जाता है। विटामिन बी1 होता है थायमिन, बेरी बेरी होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। इसको अगर हम बात करें एरिबोफ्लेविनोसिस और ओस्ट विदरण किससे होता है, विटामिन बी2 से होता है। विटामिन बी3 को क्या कहा जाता है, नियासिन कहा जाता है, पेलाग्रा इससे होता है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, एसएससी, बैंक, रेलवे, पता नहीं कितनी बार विटामिन 3 को पूछा जा चुका है। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल। पेरेस्टोसिया किससे होता है, विटामिन बी5 की कमी से होता है। वहीं पर अगर हम बात करें एनीमिया, विटामिन बी6 की कमी से होता है। और त्वचा शोथ या आंत्र शोथ जो होता है वो विटामिन बी7 या बायोटीन की कमी से होता है। ठीक है, बायोटीन की कमी से जो बाल वाल झड़ते हैं ना, ये बायोटीन की कमी से होता है। गाजर इत्यादि वगैरह अगर जो आप खाते हैं तो प्रॉपर आपको बायोटीन प्राप्त होता रहेगा। विटामिन बी9 फोलिक एसिड, ठीक है, इससे जो मेगा लोबोस्टिक्स एमीनीमिया है वो किससे होता है, विटामिन बी9 से होता है, जिसको आप फोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन बी12 क्या पूछता है, किस विटामिन में कोबाल्ट उपस्थित होता है, साइनोकोबाल्मीन। ठीक है, विटामिन सी एस्कर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है, रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया इसी से होता है। वही हम बात करें विटामिन ई टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम याद रखना, टेकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई को कहा जाता है, पूछा जा चुका है। कम प्रजनन क्षमता, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है अगर जो आपके अंदर विटामिन ई की कमी है, तो विटामिन ई की गोलियां ली जाती है। ठीक है, वहीं पर विटामिन के की बात कर ले, फाइलोक्विनोन यानी कि रक्त का थक्का न जमना। अगर जो कोई व्यक्ति है उसके हाथ कट जाए, अगर जो उसके अंदर विटामिन के की कमी है, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ कट जाए, तो रक्त का थक्का उसका नहीं बनेगा, खून बहता ही रहेगा। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनको रक्त का थक्का, अगर उनका हाथ कट जाए तो लगातार ब्लड बहता ही रहेगा। ठीक है, तो उनके अंदर विटामिन के की कमी है, फाइलोक्विनोन की कमी है। चलिए आगे देखें, पादप हार्मोन की बात कर लेते हैं। जो पादप हार्मोन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीवाईक्यू में, और फिर से पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन है, कौन सा वृद्धि वर्धक हार्मोन है। तो यहाँ पे जान लीजिए जो वृद्धि वर्धक है वो कौन कौन से हैं पादप हार्मोन के बारे में। ऑक्सिन, जेबरलिक अम्ल तथा साइटोकाइनिन जो है ये वृद्धि वर्धक है, वृद्धि जल्दी करते हैं। जो ऑक्सिन हार्मोन है, ऑक्सिन हार्मोन को अगर जो आप देखेंगे, जैसे आप मान लीजिए कोई केले का पेड़ है, छोटा सा केला है, रात में इतना बड़ा है, आप उसको ऑक्सीन का इंजेक्शन लगा दीजिए, सुबह देखेंगे तो एक हाथ का केला हो जाता है। ठीक है, तो वो ऑक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाता है। वहीं पर जिबेरेलिक अम्ल की बात कर ले, ये भी वृद्धिवर्धक है, साइटोकाइनिन भी वृद्धिवर्धक है। अब वृद्धि रोधक कौन से है, इथाइलिन है तथा एब्सिसिक अम्ल जो है ये वृद्धि रोधक हार्मोन की तरह कार्य करते हैं पौधों में। ठीक है, तो ये प्रमुख पादप हार्मोन है। 5 हार्मोन के बाद नाम आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाते रहेंगे। अब देखते हैं शतपथ ब्राह्मण में वर्णित 12 रत्नी। जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें वर्णित 12 रत्नी कौन कौन से हैं, राजा के जो 12 रत्नी है उनके बारे में बताया गया शतपथ ब्राह्मण में। देख लेते हैं। पुरोहित, राजा के प्रमुख परामर्शदाता को पुरोहित कहा जाता था। वहीं सेनानी, सेना का प्रमुख होता था। ग्रामीणी, गांव का मुखिया होता था। महिषी, जो राजा की पत्नी होती थी या पटरानी होती थी, उसको महिषी कहा जाता था। वावत, राजा की वावता जो होती थी वो राजा की प्रिय पत्नी होती थी। परिवित्ति, उपेक्षित पत्नी को परिवित्ति कहा जाता था। रथ, सेना का नायक जो होता था उसको सूत कहा जाता था।
संग्रहिता कोषाध्यक्ष को कहा जाता था, भागदूत कर एकत्रित करने वाले अधिकारी को कहा जाता था, अक्षवाप जो होता था वो लेखा अधिकारी होता था, पलागल जो होता था ये पूछा जा चुका है पलागल, ठीक है, विदूषक को कहा जाता था और ये यूपीपीसीएस के मेंस 2017 में पूछा गया था। आगे देखें, छत्ता किसे, तो प्रतिहारों के द्वारिक को प्रतिहारी या द्वारिक को छत्ता के नाम से जाना जाता था। अब आइए पर्यावरण संबंधी महत्वपूर्ण एक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक, पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, सारे पॉइंट यहाँ पे देखिए, जितने स्लाइड लगे हुए हैं ना सब आप देखेंगे, सब आपके पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं और सारे पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसीलिए थंबनेल में लगा हुआ है कि ये सीरीज आपका प्रीलिम्स पास करवा सकती है। ठीक है, आगे बात करें, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार पूछे गए, वन लाइनर में भी, मैच द फॉलोइंग में भी। जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1974 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था? 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यूपीपीसीएस 2018, यूपीपीसीएस 2020, 2022, 3 बार तो लगातार हाल ही में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2001 में आया था। जैविक विविधता अधिनियम या जैव विविधता अधिनियम के नाम से जिसको आप जानते हैं वो 2002 में आया था। ठीक है, कब आया था जैव विविधता अधिनियम? 2002 में, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 का है। अब आगे बात कर ले, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत बने वैधानिक निकाय, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो था उसके तहत जो बने वैधानिक निकाय है उनके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? 2003 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड होता है उसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वही हम बात करें, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बोर्ड के उपाध्यक्ष होते हैं। जो उपाध्यक्ष कौन होता है? जो पर्यावरण वन मंत्री होता है वो इसका जो बोर्ड है वन्यजीव बोर्ड उसका उपाध्यक्ष होता है। आगे बात कर ले, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, इसका गठन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। 1992 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण बोर्ड 2007 में इसका गठन किया गया था। एनटीसीए की बात कर ले, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक, एनटीसीए 2005 में गठित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो बाघ अभ्यारण्य वगैरह होते हैं ना उसकी अनुमति सबसे पहले कौन प्रदान करता है? एनटीसीए के द्वारा ही प्रदान की जाती है। तो याद रखना, एनटीसीए का गठन कब किया गया था? 2005 में किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एनटीसीए का अध्यक्ष होता है। एनटीसीए का अध्यक्ष कौन होता है? पूछ सकता है, पूछ इसलिए सकता है, कंफ्यूज कर देगा। यहाँ पे आप देखिए, वन्यजीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो तो पीएम होता है, लेकिन एनटीसीए का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होता है। वही हम बात करें, केंद्र सरकार एनटीसीए की सिफारिशों पर किसी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य घोषित करती है। जो एनटीसीए सिफारिश करती है उसी के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया जाता है बाघ अभ्यारण्य। आगे जान लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, एनजीटी के बारे में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसके बारे में जान ले। इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक, जब ए.के. गोयल थे ना, ए.के. गोयल इसके पहले अध्यक्ष थे और वहीं पे 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्वेश्चन आपसे पीवाईक्यू में 2018 में पूछा था, 2019 में पूछा जा चुका है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित। इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। कौन सा? वैधानिक निकाय है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश है। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पर्यावरण के लिए न्यायाधिकरण स्थापित है और ऐसा करने वाला भारत जो है वो तीसरा देश बन गया था एनजीटी की स्थापना करके। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। आदर्श कुमार गोयल इसके पहले अध्यक्ष थे। चलिए आगे बात कर ले, कर्नाटक युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसमें, ज्यादा लोगों को लगता है बहुत कठिन है, कर्नाटक का युद्ध कठिन है या मैसूर का युद्ध कठिन है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1746 से लेके 48 तक, यानी कि 1746 से 1748 तक किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? एक्सला सेपल की जो संधि हुई थी वो प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान ही हुई थी। इसमें हुआ क्या? संधि के बाद मद्रास को अंग्रेजों द्वारा वापस सौंप दिया गया। ठीक है, मद्रास जो था उसको अंग्रेजों को वापस सौंप दिया गया। आगे बात करें, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में रहा, अनिर्णित रहा। वहीं पर तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात कर रहे हैं तो इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? टाइम पीरियड, कब से कब तक। ठीक है, कथन कारण में पूछ लेगा तो कब से कब तक याद रखना। 58 से 63 पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया। ठीक है, जो पौंडीचेरी था वो तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद ही पेरिस की संधि के तहत पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया था और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में यह युद्ध था। आगे बात कर ले वाडीवास युद्ध के बारे में। वाडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ?
22 जनवरी 1760 को तमिलनाडु के वाडीवासी यानी कि वंदवासी जो आज का है वंदवासी, वहीं पे लड़ा गया था। फ्रांसीसियों के ऊपर अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। फ्रांसीसियों के ऊपर अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व सर आयर कूट कर रहा था। यह क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक है, पीवाईक्यू में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वांडीवास के निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयर कूट कर रहा था, तथा फ्रांसीसियों का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहा था। कौन? काउंट डी लाली। जब आप पीवाईक्यू उठा के पूर्वावलोकन देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट, दोनों क्वेश्चन उसमें बताए गए हैं। ठीक है, और कथन कारण में ये क्वेश्चन पूछा था। आगे देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जान लेते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ उससे संबंधित यहाँ पे तथ्यों पर चर्चा कर ले। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ था। वहीं हैदर अली इसमें विजयी रहा। मद्रास की संधि के द्वारा ये युद्ध समाप्त हुआ था। बंगाल के गवर्नर जनरल हैरी वेरलेस्ट के समय में हुआ था। यानी कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के? तो वेरलेस्ट के समय में हुआ था। आगे बात करें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच में मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त होता है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। कौन गवर्नर जनरल था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बात करें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। देखो है क्या जो संधियां इंपॉर्टेंट है, मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उसके बाद मंगलौर की संधि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अंग्रेजों ने मैसूर के लगभग आधे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। टीपू पर 3 करोड़ रुपए का युद्ध क्षति एवं भुगतान लगाया था। ठीक है, इस समय गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस था और इसी जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, इसी जो संधि के बाद हुआ क्या था कि 3 करोड़ रुपए जुर्माने के बदले टीपू के पुत्रों को अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया था। ठीक है, कि जुर्माना दो तो वापस करेंगे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर ले तो 1799 यानी कि 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसी दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। ठीक है, यह लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लड़ा गया था। जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे लड़ा गया था ये युद्ध, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर्नाटक युद्ध के बारे में, वाडीवास के बारे में बात कर ली और आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जान लिया। अब अन्य युद्ध कुछ और है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। चेंगम की लड़ाई। ठीक है, चेंगम की लड़ाई कब हुआ था? 1767 में हुआ था, जिसे चंगामा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का ही यह हिस्सा था। जो प्रथम आंग्ल मैसूर था उसी के हिस्से के रूप में चेंगम की लड़ाई हुई थी, जिसे चंगामा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पोलीलूर का युद्ध 1780 में हुआ था। टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पराजित किया था। जो पोलीलूर का युद्ध हुआ था कब हुआ था? याद रखना, सन 1780 में हुआ था और इसमें टीपू सुल्तान की सेना जो थी उसने हेक्टर मुनरो को पराजित किया था। पोर्ट नोवा का युद्ध पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, 1781 में हुआ था। हैदर अली द्वारा हैदर अली और सर आयर कूट के बीच में हुआ था। सर आयर कूट इसको जीत गया था। यह लड़ाई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का एक हिस्सा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध के हिस्से के रूप में पोर्ट नोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781 में हुआ था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो आंग्ल मैसूर युद्ध थे ना, इनका जब आप टाइम पीरियड देखेंगे तो ये जैसे 67 से स्टार्ट हो रहे हैं, 69 तक चल रहे हैं, 1780 से स्टार्ट हो रहा है, 84 तक चल रहा है। ठीक है, तो उसी के बीच में जो अन्य युद्ध हुए हैं उन अन्य युद्धों को भी हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। अब शिवाजी के दरबार के अष्टप्रधान देख लेते हैं। अष्टप्रधान से संबंधित क्वेश्चन 2023 के यूपी पीसीएस में, 2020 के यूपी पीसीएस में, 2018 के यूपी पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। बीपीएससी ने भी जो पेपर लीक हो गया था उस पेपर लीक में पूछा था, 68 बीपीएससी में पूछा जा चुका है। चलिए, पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। अमात्य या मजूमदार, ठीक है, वित्त मंत्री एवं राजस्व मंत्री को कहा जाता था अमात्य या मजूमदार। वहीं पर वाकया नवीस की बात कर ले, राजा के दैनिक कार्यों एवं दरबार के प्रतिदिन की कार्यवाहियों का विवरण रखता था। सचिव या सुरनवीस किसको कहा जाता था? जो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना इसका मुख्य कार्य होता था। सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सर्रे नौबत जो सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करना इसका मुख्य कार्य होता था। पंडित राव विद्वान और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना पंडित राव का मुख्य कार्य होता था। वहीं न्यायाधीश जो होता था वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अष्टप्रधान के बारे में देख लिया, शिवाजी के अष्टप्रधान। अब आइए कुछ जो वनस्पति हैं उनके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, वेजिटेशन, इनके बारे में जान ले। एक तरफ वनस्पति दे रखा है और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, मैक्विस कहां पे? भूमध्य सागरीय तट पे पाई जाती है। मैक्विस
आगे देखें फेनबॉस कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, चैपरल कैलिफोर्निया में, और मोटोरल जो है वनस्पति कहाँ पे, चिली में पाई जाती है। ठीक है, तो इन वनस्पतियों के बारे में हमने चर्चा कर ली। आगे देखें प्रमुख अभिलेख एवं संबंधित शासक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा अभिलेख किससे संबंधित है। एक तरफ अभिलेख का नाम दे रखा है और दूसरी तरफ शासक का नाम दे रखा है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो जो कलिंग नरेश खारवेल था उससे संबंधित है। वहीं पर हम एहोल अभिलेख की बात कर ले, किससे संबंधित है, पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, रुद्रदामन से संबंधित है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, हरिशेन के द्वारा। ठीक है, आगे बात करें मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित, जो मंदसौर का अभिलेख है वो किससे संबंधित है, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश जो भोज है, ठीक है, भोज प्रतिहार राजा भोज, उन्हीं से संबंधित है ग्वालियर अभिलेख। आगे देखें देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। भितरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित, जो भितरी अभिलेख है वो जूनागढ़ का, भितरी अभिलेख व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से। ये क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक तरफ अभिलेख दे देगा, दूसरी तरफ शासक का नाम दे देगा। आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्टली पूछे गए हैं वन लाइनर में, या तो मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने अभिलेख के बारे में चर्चा कर ली। अब आइए चर्चा करते हैं प्रमुख वक्र के बारे में। कर्व, एग्जाम में वक्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो लॉरेंज वक्र हो, कुजनेट वक्र हो, लॉफर वक्र हो, फिलिप्स वक्र हो, इन सब के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। लॉरेंज वक्र आय की विषमता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो याद रखना जो लॉरेंज वक्र है वह क्या प्रदर्शित करता है, आय की विषमता को प्रदर्शित करता है। कुजनेट वक्र है, इसके बारे में जाने तो आर्थिक विकास को बढ़ने पर शुरू में आर्थिक असमानता बढ़ती है, आय और एक बिंदु के बाद असमानता घटने लगती है, यानी कि यह उल्टे यू आकार का होता है। जो कुजनेट वक्र होता है ये यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है कि किस प्रकार का होता है, ये उल्टा यू आकार का होता है। इसमें होता क्या है कि आर्थिक विकास के बढ़ने पर शुरू में आर्थिक असमानता बढ़ती है और एक बिंदु के बाद असमानता घटने लगती है। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले असमानता बढ़ेगी, फिर एक बिंदु के बाद असमानता घटने लगेगी, और ये उल्टे यू आकार का होता है। लाफर वक्र के बारे में बात करें तो लाफर वक्र, इसके बारे में जान लेते हैं। कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध की व्याख्या करता है। ठीक है, ये उल्टा यू आकार का होता है। लाफर वक्र का संबंध किससे है, ये कर की दर और कर राजस्व के बीच में संबंधों की व्याख्या करता है। फिलिप वक्र की बात कर ले तो जो फिलिप्स वक्र है ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंधों को प्रदर्शित करता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि फिलिप्स वक्र संबंधित है किससे, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के दरों में व्युत्क्रमानुपाती संबंधों को प्रदर्शित करता है, यानी कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति से संबंध है फिलिप्स वक्र का। ठीक है, ये यूपी पीसीएस और बीपीएससी के पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखें, सल्तनत कालीन प्रशासनिक विभाग। ठीक है, एक तरफ विभाग दिया हुआ है, दूसरी तरफ शासक दे रखे हैं। किस विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई, तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन के द्वारा स्थापना की गई। दीवाने मुस्तकराज राजस्व विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। दीवाने रियासत यानी कि बाजार नियंत्रण विभाग जो था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। अमीर कोही कृषि विभाग जो था, ठीक है, दीवान अमीर कोही, ठीक है, दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापना की गई। दीवाने खैरात यानी कि दान विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने बंदगान किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पे एक तरफ जो संबंधित विभाग है और उसका संबंध किस शासक से था, उन शासक का नाम भी यहाँ पे दे रखा है। चलिए अन्य विभागों को देख लेते हैं। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित और विदेश मामलों की देखरेख से संबंधित था। जो दीवाने रिसालत था वो किससे संबंधित था, यहाँ पे धार्मिक मुद्दों से संबंधित था तथा विदेश मामलों से संबंधित था, देखरेख करता था विदेश मामलों की, दीवाने रिसालत। आगे देखें, दीवाने इंशा सरकारी पत्र व्यवहारों से संबंधित था। दीवाने वजारत जो था ये वित्तीय मामलात से संबंधित तथा राजस्व विभाग से संबंधित था, दीवाने वजारत। सराय अदल ऐसे बाजार जहां पर वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने के लिए तेल तथा अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी, उनको सराय ए अदल कहा जाता था। ठीक है, याद रखना अमीर ए बहर जल बेड़े का प्रधान अधिकारी जो होता था उसको अमीर ए बहर कहा जाता था। याद रखना एग्जाम में पूछा जा चुका है, अमीर ए बहर किसे कहा जाता था, जो जल बेड़ा होता था उसका जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको अमीर ए बहर कहा जाता था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, उसको बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। ठीक है, चलिए कालिदास की प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, नाटक मालिका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये इनके नाटक है। ठीक है, नाटक कौन कौन से हैं, ठीक,
तो यहाँ पे याद रखना मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम इनके नाटक है। एग्जाम में पूछ कैसे लेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास का नाटक नहीं है? ये तीन तो देगा ही, साथ साथ में कुमार संभवम दे देगा, ठीक है, या मेघदूतम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम कोई और दे देगा। तो याद रखना जो नाटक मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम ये नाटक है। महाकाव्य कौन से हैं? रघुवंशम और कुमार संभवम जो है वो महाकाव्य है। खंड काव्य कौन कौन से? मेघदूतम और ऋतुसंहार जो है वो खंड काव्य है कालिदास का। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, क्या है? मालविकाग्निमित्रम कालिदास की पहली रचना है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वो दूसरी रचना है। जो मालविका और अग्निमित्र का प्रेम प्रसंग है उसके ऊपर लिखी गई थी मालविकाग्निमित्रम, ये इनकी कालिदास की पहली रचना है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की दूसरी रचना है। वहीं पर हम देखें संगमकालीन ग्रंथ के बारे में जान लेते हैं। संगमकालीन ग्रंथ, एक तरफ ग्रंथ या विषय दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके लेखक कौन है, लेखकों के बारे में लिखा गया है। तुलक्कापियम व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है, विषय क्या है? व्याकरण से संबंधित है। ग्रंथ का नाम तुलक्कापियम है, व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। तुलक्कापियर के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा? तुलक्कापियर के द्वारा। शिल्पाधिकारम जो है इसका विषय क्या है? प्रेम कथा है, एंग्लो अधिकल के द्वारा लिखी गई है। वहीं पे अगर हम बात करें तिरुक्कुरल, ठीक है, तिरुक्कुरल जो है दर्शन पर आधारित है और तिरुवल्लूर के द्वारा लिखी गई है। वहीं पर अगर हम देखें तो मणिमेखले जो है वणिक कथा है और शीतले सतनार के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये याद रखना कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तुलक्कापियम, तुलक्कापियर, शिल्पाधिकारम, एंग्लो अधिकल, तिरुक्कुरल, तिरुवल्लूर, मणिमेखले, शीतले सतनार के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखें, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकारों के बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ क्वेश्चन को जान लेते हैं, पॉइंट्स को जान लेते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, और पीवाईक्यू में बहुत बार पूछे भी गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद और मामले की सुनवाई मौलिक क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का, अनुच्छेद 131 के तहत। देश के राज्य सरकारों के बीच विवाद होता है तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के बीच में मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू कराने से संबंधित मामले सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। देश के भीतर आपराधिक एवं दीवानी मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने से संबंधित मामले जो हैं ये भी सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। वहीं क्षेत्रीय अदालतों से उच्च न्यायालयों में मामलों को स्थानांतरित करना ये भी मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय के। कुछ मामलों से संबंधित विभिन्न प्रकार के रिट आदेश और निर्देश जारी करना ये भी सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल 131 के तहत मौलिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतनी चीजें चर्चा कर ली। अब मध्य पाषाण काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो तथ्य क्या है? पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से। मध्य प्रदेश का जो आदमगढ़ है और राजस्थान का जो बागौर है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू जो है आप उठा के देखेंगे तो इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अस्थि निर्मित उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नहर और महदहा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के सराय नहर और महदहा से अस्थि निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अकबर के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। अकबर के द्वारा प्रमुख कार्य जो है, अकबर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मध्यकालीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। अब इनके जो कार्य हैं उनके कार्यों को देख लेते हैं। दास प्रथा का अंत कब किया? 1562 ईस्वी में किया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कब की? 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। जजिया कर की समाप्ति 1564 में की। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित कब किया? 1571 में किया। इबादत खाने का निर्माण कब किया? 1575 में किया था। अब ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, उस दृष्टिकोण से भी ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ डेट इस वजह से याद रखिएगा कि सीधे सीधे पूछ लेता है कि अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की गई थी, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले तो टिक कर देना कि जजिया कर 1964 में समाप्त किया गया था, और क्रोनोलॉजी सेट करने के दे दे तो लिस्ट आपके सामने है। आगे देखें, इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए कब खोला गया? 1578 में खोला गया। वहीं मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा कब की गई थी? पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अगर जो आप पीवाईक्यू उठाएंगे तो वहां पे देखेंगे अकबर द्वारा मजहर की घोषणा कब की गई थी, ठीक है, 1579, ठीक है, 1579 में की गई। आईने दहसाला की स्थापना 1580 में की गई। और इबादत खाना बंद कब किया गया? 1582 में इबादत खाने को बंद कर दिया गया था। दीन इलाही की स्थापना कब की थी अकबर ने? 1582 में की थी। और बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं।
विश्व के घास के मैदान, ठीक है। अब यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान एक तरफ दे रखा है और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान एक तरफ दे रखा है। उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध मुझे लगता नहीं है कि आपको डिस्क्राइब करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे, जो विषुवत रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री, 23.5 से 66.5 ऊपर, 23.5 से 66.5 नीचे शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो यहाँ पे उष्ण और उपोष्ण, जो उष्ण और शीतोष्ण दोनों की बात कर रहे हैं। सवाना कहाँ पे पाया जाता है? अफ्रीका में पाई जाती है। लानोस वेनेजुएला में, कंपास ब्राजील में, ठीक है। पार्कलैंड कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। पार्कलैंड घास के मैदान, और सवाना, लानोस, कंपास, ये चारों जो है ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे, इन्हीं क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं चारों घास के मैदान, सवाना, लानोस, कंपास और पार्कलैंड। वही हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात कर लें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पंपास कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में। प्रेरीज कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? यूरेशिया में। पुस्टाज हंगरी में पाई जाती है। और कैंटरबरी कहाँ पे पाई जाती है? महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कैंटरबरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। चलिए आगे देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राज्य, ठीक है, और वहां का शासक के बारे में देख लेते हैं। राज्य, वर्ष, शासक। सबसे पहले गुजरात विजय कब? 1299 में। वहां का शासक कौन था? कर्णदेव था। अलाउद्दीन ने विजय किया था। अलाउद्दीन ने रणथंबोर विजय 1301 ईस्वी में किया। रणथंबोर का शासक कौन था? हमीरदेव था। चित्तौड़ का विजय कब किया? 1303 में किया। वहां का शासक कौन था? रतन सिंह था। देवगिरी का विजय कब किया? तो 1306-1307 में देवगिरी का विजय किया, शासक रामचंद्र देव। वारंगल विजय 1308, प्रताप रुद्रदेव वहां का शासक था। द्वार समुद्रम का विजय 1310 में वीर बल्लाल वहां का शासक था। मदुरा विजय अलाउद्दीन के द्वारा कब किया गया? 1311 में किया गया, और शासक कौन था? वीर पांड्य वहां का शासक था, ठीक है। चलिए आगे देखें, ब्राह्मण ग्रंथ देख लेते हैं। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन इस बार की यूपी पीसीएस के मेंस में पूछा गया था। चलिए, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से कौन से ब्राह्मण संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऐसा क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। कौशतकी ब्राह्मण जो है, ऐत्रेय और कौशतकी, इन दोनों ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। अब यहाँ पे आगे देखें, सामवेद के बारे में बात कर ले तो पंचविश ब्राह्मण जो है, पंचविश ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो ये सामवेद से है। यजुर्वेद के बारे में बात कर ले तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण के बारे में पूछा जा चुका है। यूपी पीसीएस का 2022 का जो पीवाईक्यू है उसमें शतपथ ब्राह्मण से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनका संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से इसका संबंध है। वहीं पे अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो गोपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद से है। तो यहाँ पे चारों वेदों के बारे में जान लिया हमने, और चारों वेदों से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके बारे में चर्चा कर ली। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या पॉइंट है? उपवेद के बारे में जान लेते हैं। उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद जो है ये किसका उपवेद है? तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। वहीं पर अगर हम धनुर्वेद की बात करें तो ये यजुर्वेद का उपवेद है। गंधर्व वेद की बात करें, सामवेद का उपवेद है। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो जो शिल्प वेद है, ठीक है, शिल्प वेद गंधर्व वेद सामवेद का है, और शिल्प वेद किसका है? अथर्ववेद का है। तो यहाँ पे चारों उपवेद दे रखे हैं, और वो किसके उपवेद है ये भी दे रखा है। तो ये लिस्टिंग आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। आगे देखें, विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान। पॉलिटी में जो विभिन्न देशों से क्या क्या चीजें भारत ने अपने संविधान में सम्मिलित की है, इन चीजों के बारे में जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, ब्रिटेन से क्या लिया है भारत ने? संसदीय सरकार की जो व्यवस्था है वो ब्रिटेन से भारत ने ली है। कानून का शासन, ठीक है, विधि का शासन कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, जैसे यूएसए में क्या है कि दोहरी नागरिकता है, ठीक है, लेकिन भारत में जो एकल नागरिकता है उसका प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट की प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। विशेषाधिकार रिट जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार वो ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय विधायिका ब्रिटेन से ही लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी चीजें भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है उनको जान लेते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से प्रेरित है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से प्रेरित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अमेरिका से प्रेरित है।
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना। महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू में पीछे पूछा जा चुका है ये, ठीक है, याद कर लेना। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है यह प्रावधान। उपराष्ट्रपति का पद यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू और बीपीएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? ठीक है, अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो यहां पे हमने कुछ पॉइंट्स पे चर्चा कर ली जो अमेरिका और ब्रिटेन से ली गई है। आगे देखें कनाडा से क्या क्या लिया गया है। एक मजबूत केंद्र के साथ केंद्र राज्य संबंधों, अगर जो हम देखें तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में बात करें, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ जो है ये कहां से लिया गया? कनाडा से प्रेरित है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना, जो अवशिष्ट शक्तियां होती है उनका केंद्र में निहित होना, ये कहां से प्रेरित है? कनाडा से प्रेरित है। वहीं हम बात करें केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कहां से है? ये पीसीएस का और बीपीएससी का पीवाईक्यू है कि राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार कहां से प्रेरित है? कनाडा से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहां से प्रेरित है? ये भी कनाडा से ही प्रेरित है। तो इतने पॉइंट कनाडा से प्रेरित है। आगे देखें ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या। उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची पीवाईक्यू, यहां पे आप देखिए स्टार बना दूं, ठीक है। व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी स्टार बना के रखिए, पूछा जा चुका है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, कई बार ये पूछा जा चुका है, कहां से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप जानते ही है, पूछा जा चुका है कई बार। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। सोवियत संघ से क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। प्रस्तावना में वर्णित न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है वो कहां से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, रूस से नहीं, सोवियत संघ से, यूएसएसआर से लिया गया है। जापान की बात करें, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ठीक है, विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। दोनों में आप कंफ्यूज होते हैं, तो इस वजह से याद रखिएगा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार होते हैं उनका निलंबन कहां से लिया गया? किस देश से प्रेरित है? तो जर्मनी से प्रेरित है। फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्र। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, देखिए जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व उसका नारा था, और वो जो नारा था उसको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया, और ये चीज कहां से प्रेरित है? फ्रांस से प्रेरित है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कहां से लिया गया है? जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, इलेक्ट होते हैं, उनका चुनाव किस प्रकार होगा, इस प्रक्रिया को कहां से? ये भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो यहाँ पे हमने जान लिया जो सोर्स होते हैं, उन सोर्स के बारे में चर्चा कर ली कि क्या क्या चीजें भारतीय संविधान में ग्रहण की गई है। अब यहाँ पे उपनिषद काल के कुछ प्रमुख दार्शनिक राजा हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। उपनिषद काल के प्रमुख दार्शनिक राजा, ठीक है। विदेह के राजा कौन थे? जनक थे, ठीक है। कैके राज्य था, अश्वपति वहां के राजा थे। काशी के राजा किसको कहा गया है उपनिषदों में? तो काशी का राजा अजातशत्रु को कहा गया है। पांचाल का राजा किसे कहा गया है उपनिषदों में? तो प्रवाहन जबाली जो है उनको पांचाल का राजा कहा गया है। कुरु जिसकी राजधानी अंशिदिवत थी, ठीक है, उद्दालक अरुणी को बताया गया है कि ये कुरु के राजा थे। कहां के? कुरु के राजा थे। चलिए आगे देखें, प्रमुख सदिश अदिश राशियां, प्रमुख राशियों के बारे में जान लेते हैं। फिजिक्स से संबंधित पॉइंट है यहाँ पे। सदिश राशियां एक तरफ दे रखी हैं, अदिश राशियां एक तरफ दे रखी है। तो सदिश राशियां ऐसी राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ प्रमाण की आवश्यकता होती है, उनको सदिश राशियां कहते हैं। और ऐसी राशियां जिनमें दिशा के साथ परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, तो उनको अदिश राशियां कहा जाता है। अब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी देख लेते हैं, आवेग, ठीक है। आवेग में जो परिमाण होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको सदिश राशि, संवेग को सदिश राशि कहा जाता है। भार, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण और बलाघूर्ण, ये इतने पॉइंट जो है आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, बलाघूर्ण जो है वो सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान में दिशा की आवश्यकता नहीं होती, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, परिमाण है दिशा जरूरी नहीं है। कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा में दिशा नहीं होती, कार्य,
दिशा नहीं होती है, ठीक है, आयतन। तो जिन राशियों में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है उनको अदिश राशियां कहते हैं, ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बेसिक फिजिक्स, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, दूरी, गति, ठीक है। तो इन चीजों में दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये अदिश राशियां हैं। आगे देखें, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा पहला पार्ट था, ठीक है, रिवीजन सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। और इसके बाद हमारी जो अगला पार्ट आएगा पार्ट टू के लिए आप इंतजार करिए, जल्द ही पार्ट 2 भी पब्लिश किया जाएगा। 4 पार्ट में ये सीरीज हमारी समाप्त हो जाएगी। और इससे होगा क्या कि जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके परीक्षा उपयोगी है, PYQ आप उठा के देखेंगे, ये चारों सीरीज आप फॉलो कर लेंगे तो आपके एग्जाम में कम से कम 40 नंबर यहां से बढ़ सकते हैं। 40 नंबर के क्वेश्चन इस सीरीज से आने वाले हैं। और करंट अफेयर की सीरीज आप फॉलो करिए, इसीलिए कहा जाता है, थंबनेल में जैसे लगा है कि ये सीरीज आपका प्रीलिम्स पास करवा सकती है, तो उसी चीज के मोटो को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है। वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कितना ही महत्वपूर्ण सीरीज ये है। अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, आपके रिस्पांस के ऊपर आगे की जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेंगी। वीडियो में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।